आपका बना था सुप्रीम कोर्ट। 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये हमने आपको पूरा बताया था पॉलिटी में, क्लियर होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1773, कहाँ पर बना था ये? कलकत्ता में। बंगाल में ही थे ये लोग, कलकत्ता में। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो आपका चीफ जस्टिस बना था पहला, वो कौन बना था ये आपको बताना है, ठीक है? याद रख लेना, नंद कुमार पर मुकदमा, नंद कुमार पर मुकदमा, नंद कुमार पर जो मुकदमा हुआ था 1775 में, 1775 में, ठीक है? अब उल्टी कहानी हुई, दो कहानी हुई, समझना। तो नंद कुमार थे, उन्होंने क्या किया, हेस्टिंग्स पर आरोप लगाए कि कैसे हेस्टिंग्स ने यहाँ पर आपका गलत तरीके से आपका प्रशासन को चलाया है, या मुन्नी बेगम को इसने 3.5 लाख रुपए दिए, और ये एकदम से सत्य दावा था। सत्य दावा इतना था कि खुद इसको एक्सेप्ट कर लिया था आपका हेस्टिंग्स ने ही। तो ये मुकदमा हेस्टिंग्स के ऊपर इन्होंने दायर किया आपका मार्च के महीने में। अब हेस्टिंग्स का तो बड़ा दिमाग खराब हुआ, एक भारतीय मुझे मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर रहा है। तो वो क्या करता है कि वो पहले तो आरोप लगाता है नंद कुमार के ऊपर उल्टा, तो भाई मुझे तो जो रिश्वत लेने के लिए उकसाया था एक भारतीय व्यक्ति के साथ मिलकर के इस नंद कुमार ने ही उकसाया था। तो काउंसिल ने उसकी इस बात को माना नहीं। उसके बाद में उसने क्या किया, एक व्यापारी हुआ करता था मोहनलाल, तो उस मोहनलाल के द्वारा जालसाजी का आरोप लगवाया नंदलाल के ऊपर, और नंदलाल को फंसाया। और साथ में उस समय पर जो आप जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश एलिजा इम्पे, बहुत भ्रष्ट आदमी था वो भी। तो उस एलिजा इम्पे ने क्या किया, हेस्टिंग्स के साथ में मुलाकात कर ली, और हेस्टिंग्स और वो दोनों दोस्त दोस्त थे। तो उन्होंने क्या किया आपका, तभी तो उसको जज बनाया गया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हेस्टिंग्स के समय पर। तो उसने क्या काम किया, अच्छा भैया तुमको परेशान कर रहा है ये, इसको तो फांसी की सजा दे देते हैं। अंग्रेज सरकार के लिए इतना आसान था। तो उन्होंने क्या किया, 8 दिन के अंदर ही, उसने मार्च में मुकदमा किया, इन लोगों ने अप्रैल में किया वापस, और 8 दिन के अंदर ही नंद कुमार को फांसी दे दी, जिसका बहुत सारे लेखकों ने खूब विरोध किया बाद में। तो क्या बोलेंगे, नंद कुमार पर झूठा मुकदमा, और नंद कुमार को फांसी दी गई थी आपका 15 अगस्त 1775 को। याद रख लेना, नंद कुमार को फांसी, नंद कुमार को कब फांसी दी गई थी? नंद कुमार को फांसी दी गई थी आपका 17 नहीं, 15 अगस्त 1775, 15 अगस्त 1775। एक इनमें ईमानदार जज था, आपको याद हो, एक तो एलिजा इम्पे था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स ने तो अपना तर्क और पक्ष भी दिया था कि भाई ये तो जो है नंद कुमार तो एकदम से निर्दोष व्यक्ति है, और इसको थोड़ा कार्रवाई का मौका तो दो 8 दिन के अंदर। तो उसकी दलीलों को एकदम से दरकिनार कर दिया गया, चैम्बर्स की एक ना चली, ठीक है? एक अगली बात क्या है, क्या बोलेंगे, इसी के समय पर आपका 1780 में, 1780 में पहला पहला अखबार, कौन सा था पहला अखबार? पहला अखबार बंगाल गजेट, बंगाल गजेट 1780, 1780 में छपा। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर इन बंगाल, क्या बोलेंगे, इन 1780 वाज बंगाल गजेट। और इसका कौन था संपादक, एडिटर कौन था इसका? इसका संपादक एडिटर था इसका जेम्स ए हिक्की, जेम्स जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की कौन था इसका संपादक था। और ये अखबार कैसा था, बंगाल गजेट एक वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली बोले तो वीक में एक बार आता था, अर्थात ये आपका साप्ताहिक था, साप्ताहिक था। अब ये बड़ा ईमानदार आदमी था जेम्स ए हिक्की। और जेम्स ए हिप्पी, पहले तो आप समझते पत्रकारिता का असली उद्देश्य क्या होता है, बताइए? पत्रकारिता का मतलब है आपका न्यूज, हमारे यहाँ पर जो मीडिया चैनल्स हैं जिन पर बहुत आरोप लगते रहते हैं कि ये सरकार के पक्ष में होते हैं, जैसे जब भी कोई सरकार होती है, जैसे अभी आपका मोदी जी के समय पर मीडिया को गोदी मीडिया कह दिया जाता है, तो क्योंकि ये मीडिया गोद में बैठी रहती है। और आपका कांग्रेस के समय पर भी आरोप लगते हैं मीडिया पर कि वो कांग्रेस के समय पर, यानी कोई भी सरकार रहेगी तो उसके पक्ष में रह करके उनके आरोप लगते हैं। और ये आरोप बहुत हद तक आप देखते होंगे बहुत सही भी हैं, बहुत सही आरोप हैं। ये बात अलग है कि बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जो सही मायने में, भाई पत्रकारिता का काम है सरकार पर आपका जो सही तरीके से प्रकाश डालना, उसकी चीज़ों पर आपका प्रकाश डालना, ताकि जनता को सारी चीज़ें पता चले। ऐसे नहीं सरकार की सिर्फ वाही वाही करना और आम जनता को गुमराह करना। जैसे कि आपका आप देखे होंगे एनडीटीवी पे थे रवीश कुमार, वो आपका हमेशा से हर सरकार से सवाल करते थे, हर सरकार सवाल करते थे, वो बीजेपी के विरोधी भी रहते हैं,
बीजेपी के खिलाफ भी वो बात करते हैं। ऐसा नहीं कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के खिलाफ भी बात करते थे, लेकिन फिर उनको तो एनडीटीवी से अलग निकलने को मजबूर कर दिया गया। तो इसलिए जेम्स अगस्टस हिक्की ने भी यही काम किया। उसने क्या किया कि हेस्टिंग्स की सच्चाइयाँ लिख दी। हेस्टिंग्स कर क्या रहा है भारत में, तो ये लिख लिया, तो हेस्टिंग्स तो इसका विरोधी बन गया और 1782 में ही इस अखबार को बंद कर दिया गया। हम पढ़ते हैं 1780 में बंगाल गजट आया, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते हैं आपका बंगाल गजट को बंद क्यों कर दिया गया। तो उसकी सच्चाई और ईमानदारी के चलते उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, 1782 में प्रेशर आया जेम्स हिक्की के ऊपर। अब देखिए दूसरी घटना क्या है। यहाँ पर तो हम भी एक तंज कसना चाहेंगे भारत की मीडिया के ऊपर। तो ऐसे बोला जाता है, आप सुनना बड़े गौर से, बड़ा मजा आएगा आपको, आप महसूस भी कर पाएंगे कि पहले पहले छपकर बिकते थे, पहले छपकर बिकते थे और अब बिक कर के छपते हैं। अब बिक कर के छपते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि पहले तो छपते थे तब बिकते थे, अब क्या होता, पहले ही बिक जाते हैं कि उसमें छपना क्या है। मैं जानता हूँ कितने सारे अखबारों को, अखबार में फिक्स होता है, आप देखते हो ना इसमें ये पहले पेज पे सब चीज़ का पैसा लेता है अखबार। अच्छा आपको फ्रंट पे चाहिए क्या, यहाँ पे फ्रंट पे आपका रोजगार विद अंकित छाप दें, पूरे देश में छाप दे क्या? अच्छा उत्तर प्रदेश में छाप दे पूरे में? अच्छा आप ये चाहते हो सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट में छाप दे? अच्छा ये चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आपके एक सिटी के लिए छाप दे? कहाँ पर कौन जाएगा, किस तरह कौन सा ऐड होगा, ये काम है उनका। आपको तो लगता होगा ना अखबार यार इतने सारे पेज 2.5-3 रुपए में, 2.5-3 रुपए का अखबार थोड़ी आता है। अखबार में तो ऐड आ रहा है करोड़ों रुपए का, 2.5-3 रुपए की बात थोड़ी है। उससे तो कॉस्टिंग निकाली जा रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, बहुत महंगा होता है अखबार। वो जो अखबार निकाल रहे हैं आप ऐसे अखबार आते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, इसकी घटनाओं पर ये इतना खराब था कि इसके द्वारा बर्क द्वारा हेस्टिंग्स के खिलाफ, बर्क द्वारा हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चलाया गया। हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट अगेंस्ट हेस्टिंग्स बाई बर्क, ये चला था 1787 से, बाद में इसके और 95 तक। लेकिन फिर भी इसको क्या कर दिया गया, इसको भैया बरी कर दिया गया। हेस्टिंग्स पर जो लगे आरोप हैं काउंसिल उन सब से नकारती है और ये सभी आपका झूठे हैं। सभी क्या हैं, ये झूठे हैं। फिर यहाँ पर याद रख लेना एक आया, तो ये 1786 तक रहा, तो 1785, तो 1785 से 86 तक रहा था आपका जॉन मैकफरसन, जॉन जॉन मैकफरसन। इसके समय की कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं है। और फिर आएगा आपका कार्नवालिस, क्योंकि कार्नवालिस थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, हम धैर्य से पढ़ेंगे, हम थंबनेल ठीक है तो शुरू करें, लिखें, यहाँ पर लिखेंगे आपका। मैंने बताया हेस्टिंग्स के बाद में कौन आया था लास्ट में, कल लास्ट में हमने आपको बताया था मैकफर्सन, मैकफर्सन। और ये आया था आपका 1785 से 86। लेकिन ये क्या रहा था, सिर्फ कुछ समय के लिए, यानी कि एक एक्टिंग गवर्नर जनरल था बंगाल का, कार्यवाहक एक्टिंग गवर्नर जनरल, जी लिख लें इसको, ऑफ बंगाल। ये बंगाल का एक कार्यवाहक, क्या बोलेंगे, ये बंगाल में एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल के तौर पर आया था कुछ समय के लिए, कार्यवाहक गवर्नर जनरल था। और इसके बाद में भेजा गया आपका किसको, कार्नवालिस को, कार्नवालिस को भेजा गया। अब देखो कार्नवालिस के बारे में समझना, कार्नवालिस एक धनी व्यक्ति था। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं, निजी रूप से भ्रष्टाचार जैसी चीज उसके मन में मौजूद नहीं थी, लेकिन वह हर भारतीय को भ्रष्टाचारी समझता था। यानी कि जो भारत से लूट कर रहे थे अंग्रेज, वह उन अंग्रेजों को भ्रष्टाचारी ना समझ करके भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ता है किसके ऊपर, भारतीयों के ऊपर। और वो रेसिज्म का शिकार था, आप ऐसे समझिए। यानी कि वह यूरोपियों को आपका उन्नत समझता था, उनको श्रेष्ठ समझता था, और हम भारतीयों को वह बहुत कमतर जानता था। और इसीलिए उसने आपका बहुत सारे उसके जो एक्शंस है उनमें आप देखोगे कि किस तरह से भारतीयों को एक छोटे छोटे फील्ड्स में रिजर्व कर दिया, वो हमको समझ। कार्नवालिस, तो कार्नवालिस 2 बार भारत आया, एक तो 1786 से और 1793 तक। फिर इसको जो है वापस चला गया ये, लेकिन विशेष स्थितियों में इसको वापस भेजा गया। और वो विशेष स्थितियां क्या थी कि वेलेस्ली ने जब भारत के राजाओं से सहायक संधि के द्वारा बहुत सारे साम्राज्यों को हड़प लिया, तो उसका विरोध हुआ
और उसका विरोध खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि वेलेस्ली का जो कार्य है वो व्यवहारिक नहीं है, एकदम से गैर कानूनी रूप से उसने भारत के राज्यों को हड़पा है या ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया है। तो वहां पर जो इतना खेद पैदा हुआ लोगों के मन में, जो आपका नेगेटिविटी आई ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, तो उसको दूर करने के लिए वापस से भेजना पड़ा था उनको कॉर्नवालिस को। लेकिन कॉर्नवालिस जब दोबारा आया तो उसकी भारत में डेथ हो गई। ठीक है, डेथ हो गई। तो इसके 2 बार इसलिए आया है। पहली चीज, कॉर्नवालिस को हम किस चीज के लिए जानते हैं? इसको बोलना, ये नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता है। नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता, ना पुलिस सर्विस। अब देखो इसने किया गया है पर आकर के, इन दोनों को क्यों हम फादर बोल रहे हैं, तो 2 चीजें हैं। पहले तो हम जाने किसको, उनका जो नागरिक सेवा रहा यानी कि जो सिविल सर्विस रहा, तो सिविल सर्विस के फील्ड में उसने क्या किया। सिविल सर्विस के फील्ड में उसने क्या किया? सिविल सर्विस के फील्ड में उसने किया आपका कि जितने भी ब्रिटिशियर्स थे उनको देता था वो हायर पोस्ट। क्या बोलेंगे? हायर पोस्ट उसने दिया। यानी यहीं पे उससे कहा कि उसने जो है आपका एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया, यानी कि एक नस्लीय भेदभाव उसने किया। और उसने ये कर दिया कि जो भारतीय है वो उच्च पदों पर नहीं पहुंच सकते। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि कॉर्नवालिस के टाइम पर ज्यादातर भारतीय सिर्फ क्लर्क तक पहुंच सकते थे। यानी भारतीयों को 2 पोस्ट दी गई, या तो पियोन का या क्लर्क का। ठीक है। और यहाँ पर उसने अपने ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कि ये भारतीय जो हैं ये तो भ्रष्टाचारी हैं, और जो यूरोपियन अधिकारी हैं उनको उसने ईमानदार माना और कहा उच्च पदों पर ये व्यक्ति रहेंगे तो एक सही व्यवस्था बनेगी। तो इस तरह से उसने यहाँ पर सिविल सर्विसेज यानी नागरिक सेवा को बढ़ाया और मजबूत किया। ठीक है। तो ब्रिटिशियर्स को हायर पोस्ट दिया और भारतीयों को क्या दिया? इंडियंस को क्या दिया? और इसको अंग्रेजों ने कहा क्या है ये सिविल सर्विसेज का जन्मदाता है। क्लर्क, चपरासी, भारतीयों को ये मिलता था। इसीलिए इस पर आरोप लगे हैं किसके ऊपर? कॉर्नवालिस के ऊपर। ये जो घटना है यही जन्म देती है किसको? नस्लीय भेदभाव। यानी उसके ब्लड में ये शामिल था कि वो भारतीयों के साथ भेदभाव करता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार उसको बताया गया है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपको पता होना चाहिए। यानी हम जब लोगों को एक समान भाव से नहीं देख रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका सभी यूरोपीय ईमानदार रहे हों, या सिर्फ यूरोपियंस के अंदर योग्यता थी किसी भी एक ऊंचे पद पर पहुंचने की? क्या हम भारतीयों के अंदर योग्यता नहीं थी ऊंचे पद पर पहुंचने की? लेकिन उनके अधिकारों का हनन हुआ, और ये हनन किसने कहा? ये हनन किया गया आपका कॉर्नवालिस के द्वारा। लेकिन फिर भी उसको ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या कहा? नागरिक सेवा का जन्मदाता। बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरी चीज कौन सी है आपकी? पुलिस सर्विसेज, अर्थात पुलिस सेवा। इसको समझिए। तो जो पुलिस सर्विसेज के लिए उसके क्या रिफॉर्म्स थे, पुलिस को लेकर के उसने क्या रिफॉर्म्स की? पुलिस रिफॉर्म्स कौन कौन से? तो पुलिस रिफॉर्म समझना। देखो दरअसल में क्या होता था, आप जानते हैं कि आज स्टेट किस में बटा हुआ रहता है? जिले में। और आपका बहुत समय पे मुगल शासन के समय पर भी मैंने आपको बताया कि संपूर्ण राज्य को मुगल जो बांटते थे वो अपने किस में बांट देते थे? सूबों में बांट देते थे। ठीक है। और सूबों के फिर निम्न स्तर पर भी अपने अपने अधिकारी होते थे, गांव स्तर तक आपका संचालन होता था प्रशासन का। तो आप देखोगे धीरे 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 क्या हुआ, मुगलों के बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जगह बनानी शुरू, तो यहाँ पर कुछ जमींदार आ गए। क्योंकि आपको देखना होगा, कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि आपका जब बंगाल को कैप्चर किया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने, मुझे बताइए फटाफट से, कि आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए थे, हाँ या ना? और किस वर्ष में प्राप्त किए थे ये भी आपको बताना है। तो आप कहेंगे भैया उन्होंने ये अधिकार 1765 में प्राप्त कर लिए थे, क्योंकि वो लोग बक्सर का युद्ध जीत चुके थे। अब जो वहां से कलेक्शन होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी इस कलेक्शन को करती थी किसके थ्रू? मैंने आपको बताया था 2 उपदीवान उन्होंने बनाए थे, मोहम्मद रजा खान और सिताब राय। और मोहम्मद रजा खान और सिताब राय कैसे करते थे? वो गांवों में जमींदारों को कुछ जिम्मेदारी दे देते थे, तो जमींदार उस टैक्स को इकट्ठा करते थे, उस लगान को, उस रेवेन्यू को इकट्ठा करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाते थे। तो जमींदार एक बड़ी शक्ति यहाँ पर बनने लगे थे, और जमींदारों को ही यहाँ पर जिले का प्रशासन भी, यानी कि एक पुलिस का काम भी जो करता था जिले में, वो जमींदार ही करता था। किसी को क्या